2,38,000 करोड़ रुपए, यानी करीब 28 बिलियन डॉलर्स। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई 5 साल की लंबी योजना का बजट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये मंजूरी सिर्फ एक ही दिन में दी गई है, 27 मार्च 2026। मतलब भारत के रक्षा इतिहास का शायद सबसे बड़ा शॉपिंग डे। हाँ, शॉपिंग डे कह सकते हैं इसे। आमतौर पर जब हम सेना के लिए हथियारों की खरीद की बात सुनते हैं तो दिमाग में बस कुछ नई राइफलें या टैंक आते हैं। सही बात है। लेकिन आज हमारे पास जो डेटा है, जो रक्षा रिपोर्ट्स हैं, वो एक बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ सेना के लिए नए हथियार खरीदने जैसा नहीं है। जरा सोचिए, आप अपने घर में सिर्फ नए ताले नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं जो खतरे के आने से पहले ही उसे भांप ले और खुद ही एक्शन भी ले लें। बिल्कुल। तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा में, हमारी इस डीप डाइव में, हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी के इस ऐतिहासिक फैसले का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर इस भारी भरकम निवेश से, मतलब इस पैसे से, हमारी सेना की ताकत कैसे बदलेगी। मेक इन इंडिया का इसमें क्या रोल है। हाँ, वो बहुत जरूरी पहलू है। और दुनिया के लिए इसका क्या कूटनीतिक संदेश है। तो सबसे पहला सवाल जो इस आंकड़े को देखकर मेरे दिमाग में आता है, पूछिए, वो ये कि आखिर इसी समय, मतलब एक ही दिन में, इतने बड़े फैसले की जरूरत क्यों आ पड़ी। देखिए, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जब आप एक झटके में इतना बड़ा बजट पास करते हैं तो जाहिर है लोग चौंकते ही हैं। बिल्कुल चौंकेंगे। लेकिन अगर हम इन रिपोर्ट्स की गहराई में जाएं तो साफ हो जाता है कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमारे रक्षा तंत्र में आया एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, यानी ढांचागत बदलाव। ढांचागत बदलाव मतलब इस वक्त भारत, चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक टू फ्रंट चैलेंज का सामना कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो है। तो ऐसे में ये मंजूरी सिर्फ कुछ पुरानी बंदूकें बदलने के लिए नहीं है, ये मल्टी डोमेन बैटलफील्ड के लिए है। मल्टी डोमेन? हाँ, यानी जल, थल, नभ, साइबर और स्पेस। अरे वाह। इन सभी मोर्चों पर एक साथ उभरते हुए खतरों का ये एक नपातुला और बहुत ही आक्रामक जवाब है। तो चलिए सबसे पहले नंबरों को थोड़ा डिकोड करते हैं। 2.38 लाख करोड़, मतलब ये आंकड़ा बोलने में भी भारी लगता है। बिल्कुल लगता है। मैंने जो डेटा देखा उसके हिसाब से वित्तीय वर्ष 2025-26 का हमारा कुल रक्षा बजट लगभग 6.2 लाख करोड़ है। सही आंकड़ा है। तो ये एक दिन का पैकेज, ये उस बजट के कैपिटल आउटले का करीब 40% हिस्सा हो गया। हाँ, करीब 40%। और बात सिर्फ इस एक दिन की नहीं है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 55 प्रस्तावों के लिए कुल 6.73 लाख करोड़ के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON दिए जा चुके हैं। हाँ। जो कि किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और यहाँ पर श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी या AON ये आखिर होता क्या है। हाँ, ये टेक्निकल टर्म थोड़ा समझाएं। देखिए, रक्षा खरीद की भाषा में AON मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने चेक काट कर दे दिया है। अच्छा। और कल हथियार आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है जरूरत की सैद्धांतिक मंजूरी, मतलब पेपर पे अप्रूवल मिल गया है। हाँ, यानी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि हाँ, सेना को इस चीज की सख्त जरूरत है और अब इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये पहला और सबसे अहम कदम होता है। सही है। इसके अलावा दस्तावेजों में ये भी दर्ज है कि 503 मामलों में 2.28 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स पर फाइनल हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। और यहीं पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मुझे एक बात खटक रही है। क्या? जब हमारा कुल रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ है और एक ही दिन में कैपिटल बजट का 40% हिस्सा मंजूर हो गया, तो क्या ये अचानक से की गई कोई पैनिक बाइंग है? पैनिक बाइंग है। हाँ, मतलब क्या हम डर कर अचानक से सब कुछ खरीद रहे हैं? नहीं, इसे पैनिक बाइंग कहना बिल्कुल गलत होगा। तो फिर क्या है ये? दरअसल ये उस लाल फीता शाही और ब्यूरोक्रेसी का खात्मा है जिसने दशकों से हमारी रक्षा खरीद को धीमा कर रखा था। अच्छा, वो जो फाइलें अटकती थी? बिल्कुल। जो प्रस्ताव मंजूर हुए हैं ना, वो सालों से पाइपलाइन में थे। ओहो, मतलब ये रातों रात नहीं हुआ? नहीं, ये दरअसल उस कैपेबिलिटी गैप या जो क्षमता की कमी थी उसे तुरंत भरने की प्राथमिकता है, जो पिछले कई सालों से महसूस की जा रही थी। अब हम फाइलों को सालों तक अटकाने के बजाय सीधे तौर पर
उन तकनीकों पर पैसा लगा रहे हैं जो आज के मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए, मॉडर्न वॉरफेयर की बात छिड़ी गई है तो जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। बिल्कुल। बजट के इन बड़े बड़े आंकड़ों से निकलकर ये समझते हैं कि इस पैसे से सीमा पर जो जवान -20 डिग्री में खड़ा है उसे क्या मिल रहा है। ये सबसे अहम बात है। रिपोर्ट्स में भारतीय सेना के लिए कई सिस्टम्स का जिक्र है, जिसमें सबसे पहला है एयर डिफेंस ट्रैक्ट सिस्टम। ये ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? देखिए, आमतौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, हाँ, वो ट्रकों पर होते हैं या किसी एक जगह फिक्स्ड होते हैं। हाँ, जो हमने टीवी पर देखे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम लद्दाख की ऊंचाइयों या राजस्थान के रेगिस्तान की बात करते हैं, जहां सड़कें नहीं होती, हाँ, वहाँ ट्रक कैसे जाएंगे? वही ना, वहां ट्रकों वाले सिस्टम काम नहीं आते। ट्रैक्ट सिस्टम का मतलब है कि ये टैंक के पहियों जैसे चेन वाले ट्रैक पर चलते हैं। अच्छा, मतलब ये खुद भी एक तरह के टैंक जैसे होते हैं। हाँ, यानी जहां जहां हमारी सेना और टैंक आगे बढ़ेंगे, ये एयर डिफेंस सिस्टम उनके साथ साथ पहाड़ों और रेतीले धुरों में भी आगे बढ़ सकेगा। कमाल है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइल और नीचे उड़ने वाले लड़ाकू विमानों से हमारे जवानों को एक मूविंग शील्ड देगा। मूविंग शील्ड मतलब चलता फिरता सुरक्षा कवच। बिल्कुल, समझ गया। यानी अगर हमारे टैंक आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें आसमान से कोई खतरा नहीं होगा। सही कहा। लेकिन उन टैंकों के सामने अगर दुश्मन के टैंक आ जाएं तो? ये अच्छा पॉइंट है। क्योंकि यहाँ स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प चीज का जिक्र है, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्यूनिशन। हाँ, ये हमारे T-90 और अर्जुन टैंकों के लिए ऐसे गोले हैं जो दुश्मन के एडवांस्ड रिएक्टिव आर्मर को भी भेद सकते हैं। बिल्कुल सही। तो जरा हमारे दर्शकों के लिए ये रिएक्टिव आर्मर का कॉन्सेप्ट डिकोड कीजिए। ये काम कैसे करता है? देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है ये। आधुनिक टैंकों को नष्ट करना आज के समय में बहुत मुश्किल होता है। चीन और पाकिस्तान वो अपने टैंकों के बाहर एक खास तरह का कवच लगाते हैं। अच्छा, जिसे एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर कहते हैं। एक्सप्लोजिव मतलब टैंक के बाहर विस्फोटक। हाँ, ये टैंक के चारों तरफ लगे छोटे छोटे विस्फोटक ब्लॉक होते हैं। तो इससे टैंक कैसे बचता है? होता ये है कि जब हमारा कोई साधारण गोला जाकर उनके टैंक से टकराता है, तो वो जो बाहर वाला ब्लॉक है वो बाहर की तरफ फट जाता है। अरे बाप रे। जिससे हमारे गोले की ताकत वहीं खत्म हो जाती है और मुख्य टैंक बच जाता है। अच्छा, मतलब टैंक को बचाने के लिए टैंक के बाहर ही एक छोटा धमाका कर दिया जाता है। बिल्कुल। क्या बात है। और इसी काट को तोड़ने के लिए ये नया आर्मर्ड पियर्सिंग एम्यूनिशन लाया जा रहा है। तो ये गोला क्या अलग करेगा? ये गोला इतना तेज और इस खास धातु से बना होता है कि ये उस रिएक्टिव आर्मर के धमाके को चीरते हुए सीधा टैंक के मुख्य लोहे को भेद देता है। मतलब वो धमाका इसे रोक नहीं पाएगा? बिल्कुल नहीं। इससे हमारी स्ट्राइक कोर की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये तो हो गई मारक क्षमता। लेकिन आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जहाँ हर चीज हैक या जैम हो सकती है, साइबर खतरे, हाँ, कम्युनिकेशन भी तो एक हथियार है। बिल्कुल है। इसीलिए इसमें हाई कैपेसिटी रेडियो रिले को भी शामिल किया गया है। हाँ, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जैम नहीं कर सकता। सही है। इसके साथ ही स्वदेशी 155 mm 45 कैलिबर की धनुष गन सिस्टम, यानी हमारी अपनी हॉवित्जर तोपों को भी बड़ी मंजूरी मिली है। हाँ, और ये जो धनुष गन सिस्टम है ना, ये हमारी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स वाली रणनीति का बहुत अहम हिस्सा है। एक सेकंड, ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स या IBG ये क्या है? देखिए, पहले क्या होता था कि सेना की बहुत बड़ी बड़ी टुकड़ियां होती थीं, जिन्हें बॉर्डर तक पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। अच्छा, मोबिलाइजेशन में टाइम लगता था। बिल्कुल। अब रणनीति बदल गई है। अब छोटे लेकिन बेहद घातक और आत्मनिर्भर ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें इन्फेंट्री, टैंक, आर्टिलरी और एयर सपोर्ट सब एक साथ होता है। अच्छा, मतलब सब कुछ एक ही पैकेज में। हाँ, इन्हीं को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स कहते हैं। ये कुछ ही घंटों में दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। कमाल है। और धनुष तोपें इन्हीं ग्रुप्स को वो भारी फायर पावर देंगी जिससे वो दुश्मन के इलाके में गहराई तक एकदम सटीक हमला कर सके। जबरदस्त। और इसी जमीनी लड़ाई के बीच में एक टेक्निक ऐसी है जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। वो कौन सी?
स्रोतों में एक रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्वेलेंस सिस्टम का जिक्र है जो डीआरडीओ बना रहा है। ओह हाँ, वो बहुत खास है। मतलब इसे उड़ने के लिए किसी रनवे की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कमांडिंग ऑफिसर के पास अपना एक पर्सनल सैटेलाइट हो। हाँ, एकदम सही उपमा है ये। मतलब उसे किसी बड़े एयरबेस को फोन करके ड्रोन मंगवाने की जरूरत नहीं है। वो पहाड़ की किसी भी चोटी से इसे लॉन्च कर सकता है। तो ये फॉरवर्ड एरिया में गेम चेंजर कैसे साबित होगा? देखिए, पहाड़ों में एक छोटा सा रनवे बनाना और उसे मेंटेन करना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हाँ, मौसम और जमीन दोनों दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। और अगर युद्ध छिड़ जाए तो दुश्मन सबसे पहले आपके रनवे पर ही मिसाइल गिराता है, ताकि विमान उड़ ही ना पाए। सही कहा, ताकि आपके विमान और ड्रोन वहीं फंसे रह जाएं। ऐसे में एक ऐसा यूएवी जो बिना रनवे के टेक ऑफ कर ले, वो एक बहुत बड़ी सामरिक बढ़त है। ये ड्रोन 24 घंटे लगातार निगरानी कर सकता है। मतलब लाइव फीड मिलेगा। हाँ, इसका मतलब है कि दुश्मन की हर हरकत का लाइव फीड सीधा हमारे कमांडरों के पास होगा और वो बिना समय गंवाए अपनी तैनाती बदल सकेंगे। तो जमीन पर तो हमने अपने जवानों को तोपों से लेकर अभेद्य कम्युनिकेशन और पर्सनल सर्विलेंस तक सब दे दिया। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि कहते हैं, कोई भी जमीनी जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक आसमान पर आपका कब्जा ना हो। एकदम 100 टके की बात है ये। और आसमान की बात करें तो भारतीय वायुसेना के लिए भी इस पैकेज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। पुराने AN-32 और IL-76 विमानों की जगह लगभग 60 नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे। देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में कहावत है, क्या? एमेच्योर स्टॉक स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनल स्टॉक लॉजिस्टिक्स। अरे वाह! मतलब नौसिखिए रणनीति की बात करते हैं और पेशेवर रसद की। बिल्कुल। अगर आपके जवान लद्दाख या अंडमान निकोबार के किसी दूर दराज द्वीप पर तैनात हैं, तो उन्हें गोला बारूद, खाना और दवाइयां कौन पहुंचाएगा? ये ट्रांसपोर्ट विमान। हाँ, ये नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यही काम करेंगे। इनकी क्षमता इतनी होगी कि ये कम से कम समय में भारी रसद और जवानों को एक थिएटर से दूसरे थिएटर में शिफ्ट कर सकेंगे। और आसमान की सुरक्षा की बात हो तो S-400 मिसाइल सिस्टम का जिक्र आना तय है। जाहिर है। 5 नई स्क्वाड्रंस की मंजूरी मिली है। मैंने पढ़ा है कि ये 400 किलोमीटर दूर से ही बैलिस्टिक मिसाइल, विमानों और यहाँ तक कि हाइपरसोनिक खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल रखता है। थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाइए, ये 400 किलोमीटर की रेंज का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमने पंजाब या कश्मीर बॉर्डर के पास अपना S-400 तैनात कर दिया, तो दुश्मन का विमान अगर अपनी सीमा के अंदर भी 200 या 300 किलोमीटर गहराई में उड़ान भर रहा है, मतलब वो अपने ही देश में उड़ रहा है। हाँ, फिर भी हमारा रडार उसे वहीं लॉक कर लेगा। क्या बात है! और हम उसे उसकी जमीन के ऊपर ही मार गिरा सकते हैं। ये दुश्मन के मन में खौफ पैदा करता है और एक नो फ्लाई बबल बना देता है। स्रोतों में एक ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी है। ओहो, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था? नाम तो बहुत दिलचस्प है। ये वायुसेना का एक बेहद गोपनीय और सफल टैक्टिकल अभ्यास था। अच्छा, टेस्टिंग थी। हाँ जी। जिसमें S-400 की असल क्षमताओं को परखा गया था। इस अभ्यास के जो नतीजे आए, उसने रक्षा मंत्रालय को ये पूरा भरोसा दिला दिया कि ये सिस्टम भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए अचूक है। और इसी के बाद इन नई स्क्वाड्रंस पर मोहर लगी होगी। बिल्कुल, इसी के बाद। और इसके साथ ही रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी UCAV का भी जिक्र है। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स। हाँ, ये हमारे स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन होंगे। मतलब अब हमें अपने पायलट की जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। ये ड्रोन LAC और LOC पर चुपचाप निगरानी भी करेंगे और जरूरत पड़ने पे लेजर गाइडेड बम भी गिरा सकेंगे। बिल्कुल। और वायुसेना की बात सुखोई के बिना तो अधूरी है। Su-30M क्या है? हाँ, 260 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट्स के इंजनों का ओवरहॉल किया जा रहा है। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। पूछिए। हम नए फाइटर जेट्स खरीदने के बजाय पुराने सुखोई के इंजनों को ओवरहॉल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसे स्क्वाड्रन डिप्लीशन रेट को रोकना कहते हैं। वो क्या होता है? देखिए, भारतीय वायुसेना को पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की जरूरत है। लेकिन हम अभी 30 या 31 के आसपास हैं। ओहो, मतलब काफी गैप है। बहुत गैप है।
और हमारे जो स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA और तेजस मार्क 2 हैं, उन्हें पूरी तरह से तैयार होके बेड़े में शामिल होने में अभी समय लगेगा। अच्छा, तो ये बीच का रास्ता है। बिल्कुल, अगर हम तब तक इंतजार करेंगे तो हमारी क्षमता बहुत कम हो जाएगी। इंजनों के इस ओवरहॉल से ये सुनिश्चित होगा कि हमारे 70 से 80% सुखोई विमान वो हमेशा उड़ान भरने और लड़ने के लिए रेडी रहें। ये एक बहुत ही समझदारी भरा स्टॉप गैप उपाय है। समझ गया। अब जमीन और आसमान के बाद जरा बात करते हैं समुद्र की। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड को भारी भरकम एयर कुशन व्हीकल्स यानी होवरक्राफ्ट्स दिए जा रहे हैं। हाँ। और साथ ही नौसेना के P-8I विमानों के लिए 413 करोड़ का अपग्रेड भी इस पैकेज में शामिल है। हाँ, ये भी बहुत अहम है। पर होवरक्राफ्ट समुद्री किनारों पर गश्त के लिए तो ठीक है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य चीन की ग्रे जोन समुद्री चुनौतियों से निपटना बताया गया है। बिल्कुल, ग्रे जोन। तो जरा श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करें, ये ग्रे जोन चुनौतियां क्या हैं? देखिए, ग्रे जोन टैक्टिक्स आज की कूटनीति का शायद सबसे खतरनाक हिस्सा है। अच्छा। हाँ, ये युद्ध और शांति के बीच का एक बहुत ही धुंधला इलाका है। मतलब सीधे तौर पर युद्ध नहीं, पर शांति भी नहीं। एकदम सही। चीन क्या करता है कि वो अपनी असली नौसेना के जहाज नहीं भेजता। तो फिर क्या भेजता है? वो मछली पकड़ने वाली बड़ी बड़ी नावों में, जिन्हें फिशिंग मिलिशिया कहते हैं, उनमें अपने सैनिकों को भेजकर दूसरे देशों की समुद्री सीमाओं में घुसपैठ करता है। चालाकी देखिए। और अगर आप उन पर हमला करेंगे तो वो दुनिया के सामने कहेंगे, अरे आपने तो हमारे गरीब मछुआरों पर हमला कर दिया। अरे बाप रे, तो ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल हुआ। बिल्कुल ब्लैकमेल है। और इन छोटी अनधिकृत नाव को खदेड़ने के लिए आप अपना करोड़ों का बड़ा जंगी जहाज तो नहीं भेज सकते ना। हाँ, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। और खासकर उन इलाकों में जहां पानी कम गहरा होता है, वहां बड़े जहाज जा ही नहीं सकते। अच्छा, तो वहां ये होवरक्राफ्ट काम आएंगे। बिल्कुल, यहीं पर होवरक्राफ्ट काम आते हैं। ये पानी के ऊपर हवा के दबाव से चलते हैं, बहुत तेज होते हैं और दलदल या उथले पानी में भी जाकर इन घुसपैठियों को आराम से खदेड़ सकते हैं। अब मुझे पूरी तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन इन सब के बीच मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है। क्या सवाल है? देखिए, एक तरफ हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ हम S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं जो रूस का है। सुखोई विमानों के इंजनों के लिए भी हम भारी रूप से रूस पर ही निर्भर हैं। बिल्कुल है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान इसी पैकेज में है। अगर हम इस पूरे 2.38 लाख करोड़ के पैकेज को ध्यान से एनालाइज करें, तो इसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई देती है। इसे हम व्यावहारिक स्वदेशीकरण कह सकते हैं। व्यावहारिक स्वदेशीकरण मतलब जो चीज हमारे पास नहीं है वो खरीद लो और जो बना सकते हैं वो खुद बनाओ। बिल्कुल सही कहा। रणनीति यही है कि जो तकनीक हमारे पास अभी नहीं है और हमें उसकी तुरंत जरूरत है, जैसे S-400 की वो रडार तकनीक, हाँ, वो तो जरूरी है, वो हम आयात करें। लेकिन जहां हम खुद सक्षम हैं, वहां विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अच्छा, जैसे क्या? आप देखिए, धनुष तोपें, UCAV और सेना के कई अन्य सिस्टम, ये सब बाय इंडियन या IDDM कैटेगरी के तहत रखे गए हैं। ये IDDM क्या है? इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। ओह, मतलब सब कुछ भारत में। हाँ, इसका मतलब है कि इनका डिजाइन से लेकर निर्माण तक सब कुछ भारत में ही होगा। और यहीं पर सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। बिल्कुल। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक रक्षा बजट नहीं है। ये असल में देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा स्टिमुलस पैकेज है। हाँ, जो रक्षा के भेष में आया है। एकदम सही पहचाना आपने। स्रोतों के मुताबिक इस कदम से सरकारी कंपनियों जैसे HAL, BEL के साथ साथ टाटा, L&T और महिंद्रा जैसी प्राइवेट कंपनियों को भारी फायदा होगा। बिल्कुल, और सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं, छोटों को भी। हाँ, जब L&T या टाटा कोई बड़ा टैंक या तोप बनाएगी तो उसके हजारों छोटे पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोजिट्स बनाने का काम हमारे MSME सेक्टर को मिलेगा। अच्छा, मतलब छोटे और मझोले उद्योगों को। बिल्कुल। यानी हजारों कुशल रोजगार पैदा होंगे। हाँ, स्किल्ड जॉब्स। ये पूरी प्रक्रिया भारत के रक्षा उद्योग को एक विशाल स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदलने जैसी है। बहुत अच्छी उपमा दी आपने, स्टार्टअप इकोसिस्टम, जहां सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहा है। हम धीरे धीरे
सिर्फ एक खरीदार होने की छवि से बाहर निकलकर एक बड़े मैन्युफैक्चरर के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका एक और फायदा है। क्या? मैंने ये भी पढ़ा कि शेयर बाजार में रक्षा क्षेत्र के शेयरों में भारी उछाल देखा गया है। हाँ, वो तो होना ही था। क्योंकि 1.72 लाख करोड़ का जो कैपिटल अधिग्रहण लक्ष्य था, उसे अब बढ़ाया जा चुका है। और इसका असर भारत के रक्षा निर्यात पर भी पड़ रहा है। एक्सपोर्ट्स पर। हाँ, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पहले ही 20,000 करोड़ सालाना का आंकड़ा पार कर चुका है। अरे वाह! सोचिए, जब दुनिया के बाकी देश देखते हैं कि भारतीय सेना खुद अपने बनाए हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, तो उनका भरोसा बढ़ता है। जाहिर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे हथियारों की साख अपने आप बढ़ जाती है। सही बात है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। आर्थिक फायदों और इतनी बड़ी बड़ी बातों के बावजूद ये समझना जरूरी है कि इस पूरी योजना में क्या चुनौतियां आ सकती हैं। चुनौतियां तो हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के लिए इसका रणनीतिक संदेश क्या है? देखिए, रणनीतिक संदेश बहुत साफ और सख्त है। चीन के साथ हमारी जो 3,488 किलोमीटर लंबी LAC है, उस पर जो आक्रामकता है, और पाकिस्तान की जो हाइब्रिड वॉरफेयर की नीति है, ये पैकेज उन दोनों को एक सीधा जवाब है। मतलब हम तैयार हैं। बिल्कुल। भारत अब इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका और रूस करते हैं। एकदम सही। हम अब सिर्फ अपनी रक्षा करने वाले देश से आगे बढ़कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं। ये दर्शकों के लिए मैं बता दूं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब है कि अब हम सिर्फ अपने बॉर्डर की चिंता नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और छोटे पड़ोसी देशों की मदद करने की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, एक लीडर की तरह। लेकिन मेरी चिंता वही है, चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने के बाद भी फाइलें इधर से उधर जाती हैं, ट्रायल्स होते हैं, मोल भाव होता है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में ही 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये तो है। तो पेपर पर मंजूरी मिलना एक बात है, लेकिन हकीकत में हथियारों का सीमा पर तैनात सेना तक पहुंचना दूसरी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या इस बार ये इंटेंट और एग्जीक्यूशन, मतलब इरादे और कार्यान्वयन के बीच का जो ये फासला है, वो कम हो पाएगा? देखिए, यही इस पूरी योजना की अकली झील है, मतलब सबसे कमजोर कड़ी। स्रोत भी इसी बात पर जोर देते हैं कि कार्यान्वयन को इरादे की बराबरी करनी होगी। करना ही पड़ेगा। और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, बल्कि ग्लोबल चुनौतियां भी हैं। जैसे महंगाई और विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव। इनका सीधा असर इतने बड़े रक्षा बजट पर पड़ता है। हाँ, डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। बिल्कुल। इसके अलावा हमने रूस की बात की थी। हाँ, रूस पर प्रतिबंधों का, सैंक्शंस का डर हमेशा मंडराता रहता है। ये तो एक बड़ी सिरदर्दी है ना? इसीलिए स्रोतों में एक बहुत अच्छी सलाह दी गई है कि भारत को क्वाड देशों के साथ, अमेरिका के साथ आईसेट पहल के जरिए और यूरोपियन देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों का विविधीकरण करना होगा। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, मतलब हमें अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने से बचना होगा। बहुत सही कहा आपने। तो चलिए आज के इस डीप डाइव को समेटते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि 2.38 लाख करोड़ का ये ऐतिहासिक रक्षा पैकेज सिर्फ हथियारों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। ये भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। इसमें स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की जिद भी है, और जहां जरूरत हो वहां विदेशी आयात करने की समझदारी भी। बिल्कुल। ये हमारी सेनाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है। हाँ, और ये सिर्फ हथियारों की गिनती बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तकनीकी और सामरिक बढ़त हासिल करने के बारे में है जो किसी भी विरोधी को भारत की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। अगर इसे उसी तेजी से जमीन पर उतारा गया जिस तेजी से मंजूरी दी गई है, तो ये सच में गेम चेंजर होगा। बहुत खूब। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं रिपोर्ट्स में लिखी एक ऐसी बात का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है वो? देखिए, आज हमने टैंकों की बात की, मिसाइलों, होवरक्राफ्ट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की खूब चर्चा की। बिल्कुल की। लेकिन दस्तावेज के बिल्कुल आखिर में एक छोटी सी पर बेहद गंभीर बात का जिक्र था। AI स्किल गैप्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ की कमी। ओहो हाँ, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। जरा सोचिए,
हमने अपने घर में दुनिया का सबसे बेहतरीन और महंगा स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा लिया, लेकिन अगर उसे चलाने वाला सॉफ्टवेयर हैक हो जाए या हमारे पास उसे ऑपरेट करने वाले स्मार्ट लोग ही ना हो, तो उस हार्डवेयर का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, एकदम डिब्बा है फिर तो। वही तो विचार करने वाली बात यह है कि अगर भविष्य का सबसे बड़ा युद्ध जमीन, आसमान या समुद्र में नहीं, बल्कि साइबर स्पेस और एआई एल्गोरिथम के जरिए लड़ा गया, तो क्या हमारे पास इस 2,38,000 करोड़ के शानदार हार्डवेयर को उस अदृश्य युद्ध या इनविजिबल वॉर से बचाने की पूरी तैयारी है? ये तो वाकई बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की चर्चा में बस इतना ही।